नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में जांच का जिम्मा अब समीर वानखेड़े से ले लिया गया है, सौंप दिया गया है दिल्ली एनसीबी को। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैंने जांच से हटाने के बारे में खुद मांग की थी। आर्यन केस से हटाने के लिए खुद मांग मैंने की थी। मैं मुंबई एनसीबी में ही हूं, ये समीर वानखेड़े ने कहा है। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, समीर वानखेड़े फेस सेविंग के लिए या फिर वाकई इनके कहने पर जांच किसी और को दी गई है? क्योंकि समीर वानखेड़े का तो ये अब दावा है कि उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे इस जांच से हटा दिया जाए। दिवेश जी अंजना, आपको बता दें समीर वानखेड़े का ये कहना है कि उन्होंने खुद एक पिटीशन दायर की थी और पिटीशन में उन्होंने ये कहा था कि एक इंडिपेंडेंट टीम को इस केस की जांच दी जाए, जो कि आर्यन खान केस है या क्रूज ड्रग बस्ट केस जिसे कहा जाता है, उसकी जांच एक इंडिपेंडेंट टीम को दी जाए। ये प्ली उन्होंने अपने पिटीशन में जरूर मेंशन की थी। उस पिटीशन को हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। उसमें और भी मांगे थी, उनमें वो ये प्रोटेक्शन मांग रहे थे कि किसी तरीके की एक्शन पर ना ली जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस भी एक इंक्वायरी कर रही है एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस को लेकर। तो इसी मामले में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट मूव किया था और उसी में यह भी कहा था कि एक इंडिपेंडेंट टीम इस केस की जांच करे। आपको बता दें कि अब जो वो कह रहे हैं कि जब एनसीबी ने ये फैसला किया है कि इस केस को, इसके अलावा अन्य 5 केसेस को, जो कि अरमान कोहली केस है, करण सजनानी या समीर खान केस है और अन्य जो केसेस हैं, उनको दिल्ली की एक सेंट्रल टीम टेक ओवर करेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद समीर वानखेड़े का यही कहना है कि अब भी वो मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं और इसे जो वेस्टर्न रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दी है कि समीर वानखेड़े अभी भी मुंबई के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। बस ये जो 6 केसेस हैं, वो 6 केसेस सेंट्रल टीम को दी जा रही है, क्योंकि एक विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। बिल्कुल, वो जोनल डायरेक्टर मुंबई में बने रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी एनसीबी मुंबई में ही हूं, लेकिन जांच किसी और को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही इसकी मांग की थी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख जो आज हमारे केंद्र में है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का कानून किस काम का जब जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जान जा रही है। नीतीश सरकार शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बता रहे हैं, उसकी असलियत सामने आ रही है। हैरानी इस बात की है कि लगातार जहरीली शराब बिहार में लोगों की जान ले रही है और नीतीश सरकार शराब के इस जानलेवा जाल को रोकने में नाकाम है। सीएम नीतीश कुमार समझाते रहे, शराबबंदी का दावा दोहराते रहे, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से सांसबंदी का सिलसिला थमा नहीं। रोशनी के त्योहार के बीच जहरीला जाम गोपालगंज के कुशहर गांव में चीख पुकार ले आया। कई जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों में अंधकार आया। जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे गांव में गम, शोक है, हाहाकार है। जिन्होंने जान गंवाई उनका लाचार परिवार है। जो जहर के कहर से किसी तरह बच पाए, उनके दिल में दहशत भरमार है। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज छोड़ के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? सवाल ये कि जिस सूबे में शराबबंदी का कानून है, उस राज्य में कैसे जहरीली शराब का जाल गांव-गांव तक फैला हुआ है? कैसे नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है? असली तो छोड़िए, बिहार में नकली शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है और आए दिन लोगों की जान ले रही है। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 मौत हुई, बेतिया में 13 लोगों की जान गई, गोपालगंज में 17 लोगों ने दम तोड़ा, सीवान में 6 लोगों की मौत हुई। क्या सुशासन राज में शराबबंदी की हकीकत कुछ और ही है?
क्या शराबबंदी के दौर में जुगाड़ वाला जानलेवा जाम बिहार के जिले जिले तक फैला हुआ है? जहरीली शराब से अपनों को गंवाने वाली इस महिला की बातों को गौर से सुनिए, सच्चाई क्या है आप समझ पाएंगे। तो रोज शराब पीते थे? सुत गई तो हाँ पियत लो झूठ काहे के बोली हो, रोज पियत रहो। तो कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई, वो लोग के जगह हम कहाँ बतलाई, केहू कुछ बा केहू कुछ बा केहू कुछ बा। वोट के टाइम बा जेकरे मन कहत लो करे पिया तो लोग का करी। जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी हो, जहां शराब बेचना और खरीदना गुनाह है, वहां लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गोपालगंज के शराब कांड के बाद नीतीश सरकार के एक मंत्री इलाके में पहुंचे। लोगों की मौत के बाद सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल हुआ तो शराब कांड के पीछे साजिश वाला एंगल दे दिया। मुझे तो लगता है कि एक कुछ तरीके जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और सरकार के मंत्री कार्रवाई की दलील देकर मुसीबत से मुंह चुरा रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा है, सरकार पैनी नजर रखी हुई है, ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है, जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम कर रहे हैं वो तो आज दुनिया छोड़ के चल बसे। अब तो सरकार उनके सामने संवेदना व्यक्त ही कर रही। मैं एक अंग होने के नाते ये बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। शराबबंदी कानून के बीच शायद सरकार का यही रवैया लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार के क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जाता है, प्रशासन की लापरवाही से इस कदम की कमियां लोगों की जिंदगी के लिए काल बनती जा रही हैं। सुनील तिवारी के साथ सुजीत कुमार झा, गोपालगंज, आज तक। बिहार में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और नीतीश कुमार इस आपदा से निपटने के लिए जागरूकता अभियान वाला नारा दे रहे हैं। नीतीश अपने अधिकारियों से क्यों सवाल नहीं कर रहे कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है बिहार में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 5 साल और जमीनी हकीकत का असल हाल बेतिया, गोपालगंज समेत कई जिलों से आई मौत की खबरों ने सामने ला दिया है। सवाल नीतीश सरकार पर है और खुद सरकार जहरीली शराब की इस आपदा का उपाय जागरूकता अभियान मान रही है। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। शायद सरकार ये मानती है कि लोगों को जागरूक करने भर से ही गांव-गांव तक फैले जहरीली शराब के जाल पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो सका है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? और अगर ऐसा है तो प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम क्यों है? जहरीली शराब से मौत के मातम के बीच सरकार अपनी सफाई दे रही है। हम लोग लगातार एक वर्क इन प्रोग्रेस से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने या एक्साइज विभाग ने कुछ सालों में अगर मिला लिया जाए तो 4.25 लाख से ऊपर लिकर को सीज किया है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर। 3 लाख से ऊपर अरेस्ट हुए हैं, 1000 से ऊपर कन्विक्शंस हुए हैं, करीब 60,000 गाड़ियां सीज हुई हैं। इसमें से जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से 6,000 दूसरे राज्यों के हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है वो पूरी खोखली निकली है। बिहार में शराबबंदी की हकीकत है पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी शराब गटकिए, और ये सब कुछ प्रशासन की शह पर हो रहा है।
देखिए, यहाँ स्पष्ट बयान है उनका, और ये जो है सो कहा गया है कि जले पर नमक छिड़कना। गरीब गुरबा को एक तरफ तो जहरीला शराब जो है सो पिला पिला कर मरवा रहे हैं, और दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि मतलब कि पिएगा तो मरेगा। आखिर बिक कह रहा है? इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोषी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी गांव में, मोहल्ले में, गली में जगह जगह पर चोरी चुपके शराब बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों से शराब ला करके दुगने और चौगुने मूल्य में बेचे जा रहे हैं। शराबबंदी के बाद से ही राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और कानून तोड़ने की खबरें सुर्खियां बनती रहीं, लेकिन बीते कुछ समय में लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरों ने नीतीश सरकार के हर दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात ये हैं कि जहरीली शराब से मौत के बाद अब विपक्ष नीतीश के इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। स्मगलिंग हो रही है, एक पूरा फलता फूलता व्यापार चल रहा है जिसको राजनीतिक प्राश्रय भी मिला हुआ है, जिसके तहत राज्यों से नकली शराब आती है, जहरीली शराब आती है और लोग इस तरह से मारे जाते हैं। किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री को जिसमें लेश मात्र भी शर्म बाकी हो, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से लागू है, और जो लोग इस हरकत में जिम्मेदार होंगे जहरीली शराब भेजने में या अवैध रूप से वहां पहुंचाने में, उन पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये एक दुर्घटना है, इस पर जरूर संज्ञान लेकर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरह का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया। चुनाव में नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिलाओं से किया गया वादा बताया। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन सरकार की ढील और प्रशासन की लापरवाही से यह कानून बेअसर नजर आ रहा है और प्रदेश की जनता बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अवैध शराब का खेल है और पूरी तरह से शराबबंदी फेल है, ये साफ पता चल रहा है। अब बिहार के बाद बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, इसका कुछ असर तो पड़ा, लेकिन पटाखों से पूरी तरह आजादी नहीं मिली। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबोहवा में ऐसा जहर घुला कि प्रदूषण नापने के सारे पैमाने फेल हो गए हैं। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ गया है। देखिए दिवाली की रात रोशनी से जगमग थी, लेकिन आतिशबाजी का ऐसा शोर उठा कि पूरी फिजा धुंध में भर गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक पटाखे फोड़े गए और पटाखों के धमाकों का ऐसा दौर चला कि चंद देर में ही पूरी की पूरी आबोहवा धुएं में भर गई। दिवाली की रात ही दिल्ली की हवा में दम घुटने सा लगा। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह होते होते वायु प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ हो गया। सुबह 4 बजे इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा में भी 999, पटपड़गंज में भी 999, श्रीनिवासपुरी में भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999 ही रहा। ओखला में AQI 959 तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 पर रहा। राजधानी की हवा जहरीली हुई तो पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की चर्चा के बजाय इस पर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बढ़ी हुई आतिशबाजी को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है।
पटाखों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी बमबाजी हुई तो बीजेपी ने इस सोच को औरंगजेब वाला विचार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ये पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए, और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतिशबाजी को लेकर साफ साफ आदेश था तो दिल्ली में इतने पटाखे कैसे फूटे, लोगों तक पटाखे कैसे पहुंचे और इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है, और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़े। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जब पराली जलाने और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है तो इस हवा से जनता को बचाने के उपाय की बजाय सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली की हवा में जहर है, आपने देखा। ये क्यों हम कह रहे हैं जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि एजेंसियों का अनुमान था कि बहुत खराब श्रेणी तक हवा हो सकती है खराब, और वही परिस्थितियां बनी है। कल शाम 7 बजे से ही गंभीर रूप से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था और उसके बाद देर रात ही दिल्ली में प्रदूषण इमरजेंसी स्तर तक पहुंच चुका था और उसके बाद लगातार बढ़ा है। PM 2.5 का जो लेवल है आपात स्तर के पार चला गया। PM 2.5 जिस तरह से हवा में परमाणु जो ये होते हैं उसका सस्पेंशन होता है, हवा में PM 2.5 सामान्य से 7 गुना 7 टाइम्स, सोचिए आप, 7 गुना ज्यादा हो चुका है। आज शाम 6 बजे 7 गुना ज्यादा बना हुआ है PM 2.5। अभी शाम के 6 बजे भी जो डेटा आया है उसमें भी 7 गुना बना हुआ है, यानी कल से आज तक बेहतरी नहीं है। दिल्ली में 39 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 17 के आंकड़े गंभीर इस वक्त बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सुबह 29 मॉनिटरिंग स्टेशन से गंभीर स्तर पर आंकड़े आए हैं और ये बताता है कि किस तरह से प्रदूषण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। और एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि ये हमारे लिए ऐसे वक्त पर जब कोविड भी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये फेफड़ों पर कैसा असर डालेगा, खतरनाक है ये हवा में जहर। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था, प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली की जहरीली हुई हवा पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशबाजी को लेकर जारी निर्देश लागू करने में एजेंसियों ने ढील बरती? क्या एजेंसियों की ढील के चलते लोगों के सामने यह मुसीबत आ खड़ी हुई? ये जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली NCR में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और PM 10 दिवाली की दरमियानी रात से आपात स्तर पर पहुंचा हुआ है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेज इजाफा हुआ है। पर्यावरण एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों
पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसके सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। देखा आपने क्या स्तर पहुंच चुका है प्रदूषण का राजधानी में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ऐसी नौबत आई ही क्यों। गोवर्धन पूजा वर्सेस जुमे की नमाज कहां हुआ, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ एक बार फिर मैं अंजना ओम कश्यप। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गुरुग्राम के सेक्टर 12A के पार्क में जुमे की नमाज होती थी, वहां आज गोवर्धन पूजा की गई। इस पार्क में हिंदूवादी संगठनों का मंच सजा, भाषण हुए, पार्क में नमाज रोक दी गई। हिंदूवादी संगठनों की जिद थी कि हर शुक्रवार की तरह इस बार सेक्टर 12A में खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी, बल्कि उसकी जगह गोवर्धन पूजा की, और ऐसा ही हुआ। गुरुग्राम में जुमे की नमाज और गोवर्धन पूजा पर संग्राम क्यों छिड़ा? भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिस जगह जुमे की नमाज होती है वहां गोवर्धन पूजा क्यों की गई? सड़कों पे चलने की आजादी चाहिए हम लोगों को। भारत माता की, भारत माता की। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हिंदू संगठनों का जमावड़ा क्यों लगा? नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुले में नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में खुले में नमाज का विरोध क्यों किया गया? गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज को लेकर बवंडर क्यों मचा हुआ है? जुमे की नमाज के वक्त तक हिंदू संगठनों ने आयोजन क्यों किया? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जुमे की नमाज न हो, क्या इसीलिए गोवर्धन पूजा की गई? हिंदू संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हर बार की जगह खुले में जुमे की नमाज नहीं होगी, और ठीक उसी जगह गोवर्धन पूजा का टाइम भी निर्धारित कर दिया गया। और तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू संगठनों ने गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजन में अलग अलग हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंच गए। इन लोगों ने कहा कि ये गुरुग्राम का विजय पर्व है और पूरे देश का संकल्प दिवस है। पूरे देश में अब ऐसी मुहिम की जरूरत है। ये है गुरुग्राम का सेक्टर 12A पार्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। बड़ी बात ये नहीं है कि यहाँ गोवर्धन पूजा हो रही है, बड़ी बात यह है कि ठीक इसी जगह पर हर जुमे को नमाज होती है। इमाम आते हैं, लोग आते हैं और जुमे की नमाज पढ़कर जाते हैं। लेकिन गुरुवार यानी 5 नवंबर को हिंदू संघर्ष समिति ने यह तय कर लिया कि इस मैदान में जुमे की नमाज नहीं होगी, बल्कि गोवर्धन पूजा होगी। और गोवर्धन पूजा हुई। इस कार्यक्रम में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे 22 हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले गोवर्धन पूजा करवाने के लिए हिस्सा लिया। जिहाद है कानून व्यवस्था के खिलाफ। यहाँ नारेबाजी भी की गई। बीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन इस कार्यक्रम में पहुंचे। दिल्ली से बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सड़कों पे चलने की आजादी चाहिए हम लोगों को।
साथ ही डासना देवी के मुख्य पुजारी यानी नरसिंहानंद सरस्वती भी गुरुग्राम के सेक्टर 12A के पार्क में गोवर्धन पूजा करवाने के लिए पहुंचे। सड़कों पर, पार्कों पर, हाईवे को जाम करके रेलवे की पटरियों को रोककर नमाज अदा करना, ये नमाज नहीं फसाद है, ये शक्ति का प्रदर्शन है। आखिर क्यों 20-20 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ हाईवे को जाम करने के लिए आते थे, अपने वहां की मस्जिदों को छोड़कर आते थे। बार बार करने से यहाँ का समाज त्रस्त हो गया और समाज ने तय किया अब यहाँ खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। मुझे लगता है ये चिंगारी, इसका मैसेज पूरे देश तक गया है और पूरा देश अब तय करेगा। नमाज अदा करनी है मस्जिदों में करो ना, कौन रोकता है? अपने घर में करो ना, कौन रोकता है? लेकिन सड़कें घेरोगे ये स्वीकार नहीं होगा, ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। देखिए, वजह तो ये है कि संवैधानिक अधिकार है। पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों में, सड़कों में इस प्रकार का हर हफ्ते का कब्जा अगर सभी लोग करने लगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, तो भारत में इतने मत, इतने धर्म हैं कि कोई भी हफ्ते का दिन बचेगा नहीं जब सड़कें और सार्वजनिक स्थान बंद नहीं होंगे। तो इसीलिए सबको एक दूसरे का मान सम्मान रखना पड़ेगा। गुरुग्राम की संयुक्त संघर्ष समिति ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है, कानून में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग करना और जीत हासिल करना। और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो लोग सड़कों के बंद होने से, रास्तों के बंद होने से परेशान हैं, वो सब गुरुग्राम से सबक लेंगे। हम आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा सुबह लगभग 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई, जबकि यहाँ जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच पढ़ी जाती है। लेकिन इस शुक्रवार को नमाज अदा नहीं की गई। आज भी वो चेहरा मस्जिद। असल में खुले में जुमे की नमाज का मुद्दा हिंदूवादी नेताओं ने पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। 2 हफ्ते पहले से ही हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने जुमे की नमाज पर रोक लगाने की बात की थी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी जारी की थी कि सेक्टर 12A में किसी भी सूरत में खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। 29 अक्टूबर को जुमे की नमाज का विरोध करने पर 26 हिंदूवादी संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने 107/151 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था और कड़े पहरे में नमाज अदा करवाई थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने 5 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा का ऐलान कर दिया। 751 से हिंदू समाज भयभीत होने वाला नहीं है। 751 से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। 751 गलत बात का विरोध करने से नहीं रोक सकता है और हम निरंतर, ये तो 751 है, अगर इससे भी कोई ज्यादा सरकार के पास धारा है तो वो लगा कर देख ले, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता हिंदू समाज रखता है। तो वहाँ पहले से नमाज हो रहा है क्या? उसको लेकर आपने प्रशासन से कोई लिखित में? अगर कोई वो हो रहा है बात, वो अवैध है, वो नहीं हो सकता है। और अगर वो नमाज वहाँ अदा कर रहे हैं तो हम भी वहाँ पर प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति नहीं आएगी। उनके पास भी कोई परमिशन नहीं है, वो तो निरंतर करते हैं। हम अगर एक दिन प्रसाद वितरण करते हैं, वो आएगी, वो उसी समय देखा जाएगा। सवाल ये है कि क्या यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी और कब से ये जुमे की नमाज हो रही है, और अब हिंदूवादी संगठन क्यों सेक्टर 12A के पार्क में नमाज का विरोध कर रहे हैं। आज हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि मुस्लिम पक्षकार जुमे की नमाज और गोवर्धन पूजा को लेकर क्या बोल रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि गुरुग्राम में 37 ऐसी जगह हैं जहाँ पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है। इस वक्त हम लोग गुड़गांव के सेक्टर 12A में जिस खुली जगह पर मौजूद है, यहाँ पर जुमे के दिन पिछले काफी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही थी। बताया जा रहा है कि 2018 में जब एक बार विवाद हुआ था तो उसके बाद 37 जगहें तय की गई थी जहां पर खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और ये ऐलान किया गया था कि दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा आएगी, जो जुमे के दिन है यानी आज के दिन, उस दिन यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा की गई। तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे, कपिल मिश्रा पहुँचे, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर पहुँचे। और इसके पहले नेताओं का कहना है कि प्रशासन और मुस्लिम पक्षकारों के साथ एक बैठक हुई थी और ये तय हुआ था कि जो 37 जगह हैं उनमें से 17 जगहों पर पहले ही बंद कर दी गई है खुले में नमाज, और धीरे धीरे बाकी जगहें भी 1 महीने के अंदर जो खुले में नमाज होती है उसको भी बंद कर दिया जाएगा।
अब हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि धीरे धीरे गुरुग्राम में जहां भी खुले में नमाज होती है वो बंद होगी। लेकिन गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में पढ़ी जा रही नमाज पर मुस्लिम पक्षकारों की अपनी दलील है। हिमांशु मिश्रा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर मुस्लिम पक्षकारों का अपना तर्क है। मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा प्रशासन से इसकी परमिशन ली हुई है। अब नमाज और गोवर्धन पूजा के विवाद में ओवैसी भी कूद गए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। सप्ताह में 15 से 20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि उन्हें गुरुग्राम के अंदर 37 जगहों पर खुले में जुमे की नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई। जैसा कि आज हम गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मालूम नहीं कि किस बात की सजा हमको दी जा रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हिंदूवादी संगठन एक तरफ हैं और मुस्लिम पक्षकार एक तरफ। हालांकि 5 नवंबर को सेक्टर 12A के पार्क में गोवर्धन पूजा पर सहमति दोनों पक्षों को लेकर बनी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि प्रशासन ने साल 2018 में एक मीटिंग में दोनों धर्मों के लोगों को बैठाकर ये फैसला किया था कि जो पहले गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज 108 जगह होती थी, अब वो 37 जगहों पर पढ़ सकते हैं और इसके लिए बाकायदा जगह तय कर दी गई थी। 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज करते हैं इसको ख़त्म करके ऐसी जगह पे नमाज करिए जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर भी चंद लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे, तो ये ज़बरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली, माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। उनको नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको माहौल साजगार क्यों है, ये भाईचारे के साथ क्यों रह रहे हैं, इससे दिक्कत है। कहाँ है वो लिस्ट, कहाँ है वो कागज जिसमें ये तय हुआ था? ऐसे सफेद झूठों से बात नहीं चलती है। कहीं ऐसी कोई लिस्ट कहा गया था कि बातचीत हुई थी, उसमें मौखिक तौर पे तय हुआ था। कहीं ऐसा कुछ तय नहीं हुआ, और अगर किसी ने तय किया होगा कभी तो वो एक दिन के लिए तय किया गया था। रमजान में कोई खास एक दिन था जिसके लिए तय किया गया था, और अगर किसी ने गैरकानूनी कोई निर्णय लिया भी है तो ऑब्वियसली भारत के संविधान के आधार पर वो निर्णय बदले जाएंगे। आप सार्वजनिक स्थानों पर हर हफ्ते बंद नहीं कर सकते हैं। इस देश के लोगों को चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, दुकान काम धंधे पे जाने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, और इस आज़ादी के लिए गुरुग्राम की संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है और विजय हासिल की है। लेकिन गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा करवाने और नमाज रुकवाने के लिए बीजेपी और वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है तो वो दिखाएं। इस पर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि ये सरासर प्रशासन की कमजोरी, ये प्रशासन की कमजोरी है। इसी प्रशासन ने इजाजत दी थी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की। ये हिंदुस्तान के आईन की दफा के तहत हर इंसान को अपने मजहब पर रहने की, प्रीचिंग करने की, प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम बिलीव करते हैं और हर हिंदुस्तानी को बिलीव करना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू संघ को बुलाया था, वो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। वो लोग जो हैं वो दूसरे कौम के लोग हैं जो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, नफरत से झुलसी हुई लाशें हैं। उनसे आप बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सच में ईमानदार होता तो कहता कि भाई सेकुलर, पूरा हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदू नुमाइंदों को बुलाते, जो हिंदू हमारे भाई हैं वो तो हमारे साथ हैं। केवल एक दिन के लिए वो सूची फेक थी। कौन सी एक दिन, जुमा का दिन या फिर वो जुम्मे के दिन, उस दिन के लिए, उस साल के लिए, रमजान के दिनों में। ये नहीं कि वो परमानेंट व्यवस्था थी। और वो भ्रम फैलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से प्रशासन ने भी तथ्यों के वेरिफिकेशन के बिना उनके बहकावे में आकर कुछ गलत बयान दे दिए थे, कुछ गलत एक्शन ले लिए थे। अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। प्रशासन ने भी कहा है, मुस्लिम पक्षकार ने भी कहा है, हम गलती पर थे, अब खुले में नमाज नहीं। इससे पहले गुरुग्राम एनसीबी में फिर पेश हुए आर्यन खान, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए। क्रूज ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान की पेशी हुई। जमानत की शर्तों के मुताबिक आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिर होना होगा। आर्यन खान की मुश्किलें रिहाई के बाद भी अभी कम नहीं हुई हैं।
क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन मुश्किलों की पेशियां अभी बढ़ती रहेंगी। 5 नवंबर को शुक्रवार के दिन, जैसा कि जमानत की शर्तों में तय हुआ था, आर्यन खान को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ा। हम आपको बता दें कि हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी ने आर्यन के पेश होने की शर्त रखी है। आपको बताते हैं कि आर्यन खान को किन किन शर्तों को मानना होगा। दोबारा ऐसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे, केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे, एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, जांच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। हर शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। केस की सुनवाई के दौरान हर तारीख पर मौजूद रहना होगा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अगर किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो एनसीबी बेल रद्द कराने के लिए एनडीपीएस कोर्ट जा सकती है। लेकिन आर्यन ड्रग्स केस में अब एक नया बदलाव हुआ है। आर्यन केस की जांच अब मुंबई एनसीबी नहीं करेगी। मुंबई जोन से आर्यन समेत 6 केस वापस लिए गए हैं और अब आर्यन केस की जांच समीर वानखेड़े नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे ऑफिसर करेंगे। हालांकि इस पर समीर वानखेड़े का कहना है कि उन्होंने ही इस पर पिटीशन फाइल की थी कि आर्यन खान और समीर खान केस की जांच दूसरे ऑफिसर करेंगे, लेकिन नवाब मलिक इसे अपनी जीत मान रहे हैं। मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।